श्रीरंगा आरबी, श्रीरंगा आरबी जॉइंट। प्रणब मिश्रा, अमित चौरसिया, राजकुमार चौरसिया, चौरसिया बहुत हैं इस क्लास में। हैं इतने सारे चौरसिया कहाँ से आ गए? नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, मजा आएगा जिंदगी में। क्वेश्चन है, सूर्य ज्वाइंट हो गया, सूर्य आ गया है। ओके, phosphorus is doped into p-type silicon with original doping concentration of 10 to the power of 16 per centimeter cube at 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, given that solid solubility 1150 degree centigrade is 10 power 20 per centimeter cube. First, total number of phosphorus atoms, total number of phosphorus atoms per unit area of the silicon surface after pre-deposition time of 1 hour. Okay, second is the junction depth after pre-deposition. Third is after pre-deposition drive in is carried out for 2 hours. Okay, for 2 hours at same temperature. नेक्स्ट में चलता हूँ, at same temperature what will be the final junction depth and surface concentration.
final junction depth and surface concentration. This is the question. Just read the question and just have some idea कि हमें करना क्या है. Okay, look at the question. Have some idea. देखो, phosphorus is doped into p type silicon with original doping concentration 10 to power 16. ओके, तो p टाइप में Na इक्वल टू 10 पावर 16 दिया हुआ है. अब ना फॉस्फोरस डोपिंग कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस पर सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट गिवन है एंड डिफिजन कोएफिशिएंट गिवन है. टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सिलिकॉन सरफेस आफ्टर प्री डिपोजिशन ऑफ 1 आवर वी हैव टू कैलकुलेट. तो फर्स्ट आंसर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा. अब क्या निकालना है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का आंसर. डोज निकालना है पहले का मतलब डोज. डोज Q इक्वल टू क्या होता है 2n0 अंडर रूट dt अपॉन पाई. यही पढ़ा था. 2 इंटू n0 क्या है सरफेस कॉन्सेंट्रेशन. सरफेस पर कितना दिया हुआ है अभी सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट प्री डिपोजिशन में सॉलिड सॉल्युबिलिटी के बराबर होता है 10 पावर 20 के बराबर होगा. n0 कितना होगा 10 पावर 20. तो सरफेस पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो n0 होता है, वो सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट के बराबर होता है. अंडर रूट ऑफ डी कितना है डिफ्यूजन कांस्टेंट. हाउ मच डिफ्यूजन कांस्टेंट इज 10 पावर -12 इनटू टी. हाउ मच टाइम के लिए आपका कैरिड आउट है 1 आवर के लिए. 1 आवर का मतलब इसके लिए कैरिड आउट है अपॉन पाई. इसको सॉल्व करें हम तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में डोज मिल जाएगा. हाउ मच जस्ट कैलकुलेटेड हाउ मच वी आर गेटिंग 6.77 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका डोज आ गया. ये टोटल डोज है और ये डोज का भी चेंज नहीं होने वाला अगर मैं प्री डिपोजिशन अब ना करूं तो. प्री डिपोजिशन करके अगर प्री डिपोजिशन किया मैंने 1 घंटे के लिए, अब मैं कोई एक्सटर्नल सोर्स ना लगाऊं, एक्सटर्नल कोई डोपेंट्स अप्लाई ना करूं मैं, तो ये डोज कभी चेंज नहीं होने वाला. ये फैक्ट है. नाउ चलते हैं हम सेकंड पर. सेकंड क्या निकालना है हमें सॉल्यूशन में. सेकंड हमें ये निकालना है द जंक्शन डेप्थ आफ्टर प्री डिपोजिशन. अगर मैं प्री डिपोजिशन करूंगा तो जंक्शन डेप्थ क्या होगी, वही जंक्शन डेप्थ निकालना है मुझे. तो वही एक बढ़िया सा डायग्राम. यस, किसमें क्वेश्चन में है कॉन्सेप्चुअल है. कॉन्सेप्चुअल और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट. ओके पूछ लेना. ये डिस्टेंस x है, ये n x, t है. ये बैकग्राउंड डोपिंग है या इनिशियल डोपिंग है. p सबस्ट्रेट है इसलिए Na बोल दूंगा मैं से. फिर डोपिंग किया गया है. ओके, ये आपका हो गया जंक्शन. ओके, तो जंक्शन कैसे निकालोगे. nx, t इक्वल टू n0 ERFC ऑफ x अपॉन 2 रूट dt. nx, t निकालना है n0 ERFC ऑफ x अपॉन 2 रूट dt. तो जंक्शन डेप्थ पर बात करूं मैं तो जंक्शन डेप्थ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी Na के बराबर. तो ये आ जाएगा ERFC ऑफ जंक्शन डेप्थ अपॉन 2 रूट dt इक्वल टू Na अपॉन n0. व्हाट इज Na? Na इज हाउ मच p टाइप. ओरिजिनल डोपिंग इज 10 पावर 16 और सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट वाला n0 कितना दिया हुआ है 10 पावर 20.
दैट इज 10⁻⁴। ओके, और ये हम देख चुके थे कि 10⁻⁴ बार बार आया था। इसकी वैल्यू होती है ये गिवन कर सकता था मैं, गिवन ERFC ऑफ 2.75 इज 10⁻⁴। ओके, तो 10⁻⁴ आया है, किसका ERFC होता है 2.75 का, तो xj/2√dt कितना हो जाएगा, xj/2√dt ये आपका हो जाएगा 2.75, तो जंक्शन डेप्थ आ जाएगा 2√dt into 2.75. D is how much? E दिया 10⁻12, T 60 into 60, 1 hour दिया था प्री डिपोजिशन में। So after प्री डिपोजिशन ऑफ 1 hour we will get xj equal to कितना आया 3.3 माइक्रोमीटर। हम पहले कर चुके थे, ये सेकंड हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड पर। अब प्री डिपोजिशन खत्म, प्री डिपोजिशन के बाद अब बात कर रहा हूं तीसरे में। आफ्टर प्री डिपोजिशन ड्राइव इन इज कैरिड आउट फॉर 2 hours एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट, कांस्टेंट ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी। व्हाट विल बी द फाइनल जंक्शन डेप्थ एंड सरफेस कॉन्सेंट्रेशन, कितने के लिए किया ड्राइव इन 2 hours के लिए। ओके, तो अब क्या होता है कि अगर ड्राइव इन की बात करें, तो ड्राइव इन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट माइंड में लेकर आए, तो ड्यू टू ड्राइव इन क्या होगा, जंक्शन डेप्थ आपकी क्या होगी, ये प्री सबस्ट्रेट थी, मान लो पहले जंक्शन डेप्थ आपकी ये आ रही थी, तो अब जंक्शन डेप्थ क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ये पहले आपकी जंक्शन डेप्थ थी xj, अब क्या हो जाएगी वो जंक्शन डेप्थ, इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो। सो आफ्टर ड्राइव इन क्या होगा, जंक्शन डेप्थ बढ़ जाएगी ना, मतलब पहले इतनी आ रही थी जंक्शन डेप्थ, ये तो आंसर आ चुका जंक्शन डेप्थ का, लेकिन ये कब है, आफ्टर प्री डिपोजिशन 3.3 थी, अब मेरे को जंक्शन डेप्थ बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि ड्राइव इन कर रहे हो आफ्टर ड्राइव इन, क्योंकि आप टेम्परेचर रखे हो, सोर्स को हटा दिया, तो जो भी एटम्स हैं वो अंदर की साइड जाएंगे ना, ये एटम्स जाएंगे ना अंदर की साइड, तो जाएंगे अंदर की साइड। आर यू गेटिंग इट? आफ्टर ड्राइव इन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जंक्शन डेप्थ इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, विल इंक्रीज, ड्राइव इन कर रहे हो जंक्शन डेप्थ इंक्रीज होगी। अब कितनी तक पहुंच जाएगी ये निकालना है आपको। सरफेस पर भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, है ना, टोटल डोज चेंज नहीं होगा। डोज जो है आपका ये डोज आया था आपका, ये डोज कभी चेंज नहीं होगा। ओके, डोज इक्वल टू Q इक्वल टू n नॉट अंडर रूट dt अपॉन पाई, तो डोज विल नॉट चेंज, बट ड्राइव इन की वजह से क्या होगा, आपका जंक्शन डेप्थ चेंज होगा, और सरफेस पर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी आपका क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो जो ड्राइव इन में कैसी प्रोफाइल बनती है, कि ड्राइव इन में प्रोफाइल की बात करूं मैं तो गॉसियन प्रोफाइल बनती है। मैसेज इतने आते हैं ना, इसकी कोई हद नहीं है। ये ड्राइव इन करा रहे हो आप, तो आपकी ये इनिशियल जंक्शन डेप्थ ये थी, और ये आपका आने वाला है गॉसियन, ऐसा। ओके, गॉसियन टाइप है। ओके, ये भी आपका गोज ऑन डिक्रीज होगा सरफेस कॉन्सेंट्रेशन। अब पता नहीं है हमें सरफेस पर कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन, दिस विल बी द फाइनल जंक्शन डेप्थ। 2 hours के लिए हम कैरिड आउट कर रहे हैं ड्राइव इन को, तो अब क्या होगा, ड्राइव इन का इक्वेशन क्या होती है, इन द ड्राइव इन केस ऑफ डिफ्यूजन nx, t इक्वल टू डोज अपॉन q अपॉन अंडर रूट पाई dt। ये q कौन सा होगा, वो डोज जो हमने प्री डिपोजिशन के बाद कैलकुलेट कर लिया, वो डोज रिमेन कांस्टेंट, वो डोज चेंज नहीं होगा आपका, q अपॉन रूट पाई dt e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dt। अब सरफेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब x इक्वल टू 0, तो सरफेस कॉन्सेंट्रेशन मींस पहला क्वेश्चन निकालना है हमें, सरफेस कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट इज सरफेस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज x इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t, क्या आएगा, q अपॉन अंडर रूट पाई dt e की पावर 0 इक्वल टू 1, दैट इज q अपॉन अंडर रूट। डोज चेंज नहीं होता आपका, जो पहले कैलकुलेट करके आगे प्री डिपोजिशन के बाद वही डोज रहने वाला है।
तो सरफेस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सरफेस कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर प्री डिपोजिशन ऑफ 2 आवर्स। ओके, अब ये कम होता जाएगा, टी की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, ये कम होता जाएगा। तो टी जितना बढ़ाओगे, टाइम जितना बढ़ाओगे, एन एक्स इक्वल टू 0 पर एट एनी टाइम टी के साथ देखूं, वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो टी 2 आवर्स है, 2 आवर्स में निकालना है आपको, 3 आवर्स होता 3 आवर्स में निकालना होता है। ओके, सो आपको क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन अंडर रूट स्लाइड पर स्लाइड, स्लाइड्स पर स्लाइड चल रही है। ओके, क्यू इक्वल टू कितना था, 6.77 10 पावर 15। ओके, डिवाइड बाई अंडर रूट पाई डी टी, पाई 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 का हिसाब रखेंगे, पाई डी डिफिजन कांस्टेंट, क्योंकि उसने क्या बोला है, आफ्टर प्यूरिफिकेशन ड्राइव इन इज कैरिड आउट फॉर 2 आवर्स एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है तो डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ एटम चेंज नहीं होगा, एटम जिस डिफ्यूजन रेट से डिफ्यूज होंगे वही रेट रहेगी, दैट इज डिफ्यूजन कांस्टेंट इस टेम्परेचर पर गिवन 10 पावर -12। अदरवाइज वो मेंशन कर देगा, अगर अलग टेम्परेचर पर कर रहा होगा तो डिफ्यूजन कांस्टेंट चेंज होगा। ठीक है, इनटू टी, टी इक्वल टू कितना है, 2 आवर्स, 2 into 60 into 60। ओके भोलेनाथ, इस बहाने भगवान का नाम तो ले लेते हो तुम। ओके, चलो अब कितना आ जाएगा ये, सॉल्व करूं तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग, सरफेस कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कैलकुलेट करो आप। सरफेस कॉन्सेंट्रेशन निकालो कितना आया, ये आंसर है क्या सरफेस कॉन्सेंट्रेशन का, 4.5 इंटू 10 पावर 19, 4.9 10 पावर, चलो जो आ जाए, सरफेस कॉन्सेंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। ओके, यस और नो, ये डी की यूनिट होती है सेंटीमीटर का पर सेकंड, सेकंड सेकंड सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, है ना, सरफेस कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये आ गया सरफेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके चल, अब देख सरफेस कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया होगा, पहले कितना था एन नॉट, एन नॉट कितना है क्वेश्चन में 10 पावर 20, तो अगर प्री डिपोजिशन की बात करता तो 10 पावर 20 ही बना रहता है एक्स इक्वल टू 0 पर, ये देखो ये 10 पावर 20 है फिक्स, लेकिन अब कितना हो गया है, अब वो टाइम के साथ कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो अब वो 2 आवर्स के बाद इतना दिख रहा है आपको। नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, जंक्शन डेप्थ, नाउ एट एक्स इक्वल टू एक्स जे क्या होगा, कैसे निकालोगे, एक्स इक्वल टू एक्स जे पर इस गॉसियन फंक्शन को बराबर कर दो किसके, एन ए के, ये एन ए, एन ए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एन ए दिया हुआ है आपका 10 पावर 16, मेरी फेवरेट डोपिंग, ये गिवन है, तो आप x इक्वल टू एक्स जे पर एन ए की वैल्यू 10 पावर 16 है, एन एक्स कॉमा टी के बराबर कर दो, तो 10 पावर 16 इक्वल टू क्यू अपॉन अंडर रूट पाई डी टी e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स जे स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डी टी, क्यू अपॉन अंडर रूट पाई डी टी माइनस एक्स अपॉन 4 डी टी। ओके, सो यहाँ से एक्स जे निकाल लोगे आप, यहाँ से देखो ये कर सकता हूँ मैं सॉल्व, 10 पावर 16 इंटू पाई डी टी, क्यू अपॉन अंडर रूट पाई डी टी ये वैल्यू है, चलो क्यू की वैल्यू है अंडर रूट पाई डी टी, सॉल्व कर दो इसे जितना आसान हो जाए। ओके, सो क्यू अपॉन अंडर रूट पाई डी टी की वैल्यू दी है ना आपके पास 4.5 10 पावर 19, इसको ऐसे लिख दूं, आसान हो जाएगी जिंदगी। ओके, ई टू द पावर ऑफ एक्स जे स्क्वायर अपॉन 4 डी टी इक्वल टू क्या जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4.5, ये अब एक्स जे निकाल लो, यहां से लॉग ले लो, एक्स जे स्क्वायर इक्वल टू 4 डी टी नेचुरल लॉग ऑफ 4.5 10 पावर 3, ये किया मैंने सॉल्व, देखो लॉग ले लिया 4 डी टी का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया,
एक्स जे स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू डी कितना 10⁻12 आई थिंक डी दिया 10⁻12 टी इक्वल टू कितने कितने आवर्स के लिए हुआ है ये 2 आवर्स के लिए ln ऑफ इसका फिर अंडर रूट ले लेना एक्स जे कितना आ जाएगा देखो माइनस वाला छोड़ देना प्लस वाला ले लेना एक्स जे कितना है देखते हैं 4.92 माइक्रोमीटर इसका मतलब क्या हुआ बेटा जंक्शन डेप्थ पहले कितनी थी कम थी अब बढ़ गई देख पहले कितनी थी जंक्शन डेप्थ 3.3 माइक्रोमीटर अब जंक्शन डेप्थ क्या हो गई 4.92 माइक्रोमीटर ओके सो ये आपकी जंक्शन डेप्थ में इंक्रीज कर दिया आप कोई पूछ ले कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ जंक्शन डेप्थ में चेंज इन द जंक्शन डेप्थ बोल दे आपका है ना इस टाइप से बात कर दे तो आपको बिल्कुल आना चाहिए सॉल्यूशन करना ओके ये बन गया आपका इतना मैसेज आते हैं ओके चलो भुट्टा वरुण ज्वाइन क्वेश्चन देखो phosphorus is diffused into silicon from an infinite source at 1000 degrees centigrade for 30 minutes okay find the total amount of phosphorus ठीक है पर यूनिट area that has gone into silicon also calculate the junction depth and also calculate the junction depth okay second after step 1 source is shut off source is disconnected and sample is subjected to drive in at 1200 degree centigrade if the final surface concentration is to be maintained at बोर तो नहीं हो रहा है बेटा at 5 into 10 power 19 per centimeter cube what should be the duration
व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ ड्राइव इन, मतलब ड्राइव इन कितने टाइम के लिए किया जाए कि फाइनल जो सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना हो जाए। जैसे अभी क्वेश्चन किया था उसमें टाइम गिवन था, आप सरफेस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे थे, अब सरफेस पर जो कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर ड्राइव इन वो गिवन है, आपको टाइम निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इफ द ओरिजिनल सबस्ट्रेट original substrate has doping of 10 power 15 per centimeter cube, what is the junction depth after drive in? What is the junction depth after drive in? Okay, given है for phosphorus diffusion diffusion constant at 1000 degree centigrade is 3 into 10 to the power of minus 14 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड एट 1200, तो दो टेम्परेचर की बात की गई है, डेफिनेटली ज़्यादा आना चाहिए, 10 पावर माइनस 12 ज़्यादा हो गया डिफ्यूजन कांस्टेंट। एंड सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ phosphorus at 1000 degree centigrade 10 to power 21 per centimeter cube and ERFC of 3.45 is equal to 10 power minus 6। अब कैलकुलेट करना है, पहला क्वेश्चन देखो, इसे सॉल्व करो, तुरंत करो। सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ओके। अच्छा, किसी ने मेरे सीमॉस का स्पेशल क्लास लिया है, आप में से किसी ने मेरा सीमॉस इन्वर्टर का पूरा क्लास लिया, ए टू जेड पूरा कंप्लीट? कंप्लीट वाला बोलना, कंप्लीट वाला किसने लिया है? मतलब मेरा कहना यह है कि किसी का पीडीएफ डाउनलोडेड है
मैं क्यों मेहनत करूं, मतलब मेरे को पीडीएफ सेंड कर देना। वो किसी ने मतलब डाउनलोड किए हो पीडीएफ, कोई एक बोल दो इसमें से जो है ना, नहीं पता पड़ा 50 जने भेज दें। हाँ तो भोलेनाथ भेज देंगे, और कोई मत भेजना। तो भोलेनाथ वो मेरे को पीडीएफ भेज देना, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, चलो करें इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, phosphorus is diffused into silicon from an infinite source at 1000 degrees centigrade for 30 minutes. Find the total amount of phosphorus per unit area that has gone into silicon and also calculate the junction depth. Okay, तो इनिशियली प्री डिपोजिशन आपने कैरिड आउट किया है। ठीक है, चलो सो पहला पहला देखते हैं हम। इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाता यार मैं, राजकुमार चौरसिया इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाता। अरे भेज देना, अभी भेज दूं है, पढ़ाई कर ले अभी। phosphorus is diffused into तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर डी गिवन है अपना। ओके, सो फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस डोज। पहला क्वेश्चन चल रहा है, तो पहला है डोज। डोज इक्वल टू क्या होगा, 2n0 अंडर रूट dt अपॉन पाई। So Q is equal to 2 into N naught. N naught is solid solubility limit. How much it is given? If the original solid solubility limit of phosphorus is 1000 degrees centigrade and we want for 1000 only, 10 to power 21 under root D 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 into 10 power minus 14। ध्यान से पुट करना वैल्यूज। टी कितने मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए किया गया है, 30 मिनट्स के लिए। क्यू कितना आ जाएगा, यहां से देखो कितना है भैया, 82.91। ठीक है, 14 पर सेंटीमीटर। ये हो गया, ये डोज आ गया ना। हमें क्या निकालना है, एक्सजे क्या होगी। एक्सजे कैसे निकालोगे, प्री डिपोजिशन चल रहा है। प्री डिपोजिशन में क्या होता है, एन एक्स कॉमा टी इक्वल टू एन नॉट ई आर एफ सी ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट डी टी। ओके, तो एक्सजे पर क्या कर दूंगा मैं, एट एक्स इक्वल टू एक्सजे, एक्सजे अपॉन 2 रूट डी टी इक्वल टू क्या जाएगा एक्सजे पर, एन एक्स कॉमा टी, ओ हो 30 मिनट्स। चलो चलो, सो एक्सजे अपॉन 2 रूट डी टी, ये कितना आ जाएगा, डोपिंग कितना है, बैकग्राउंड डोपिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इज ओरिजिनल डोपिंग 10 पावर 15। ओके, 10 पावर 15। अब देखो एन नॉट है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करें तो ई आर एफ सी ऑफ एक्स जे अपॉन 2 रूट डी टी इक्वल टू 10 पावर 15 अपॉन एन नॉट। हाउ मच इज एन नॉट, सरफेस सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट 10 पावर 21, कितना आ गया 10 पावर माइनस 6। क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, 10 पावर माइनस 6 इक्वल टू ई आर एफ सी ऑफ 3.45। तो ये 3.45 के बराबर होगा। तो यहां से एक्स जे जो जंक्शन डेप्थ है, अब ऐसी प्रैक्टिस हो गई है कि ईएस के कन्वेंशनल में भी आ जाए ये क्वेश्चन, तो आप करके ही आओगे। तो 3.45 into 2 into d, d is the diffusion constant. Okay, 3 into 10 power minus 14, 30 मिनट्स के लिए into 3.45, how much, 0.507 माइक्रोमीटर। ये आ गया। अब चलते हैं सेकंड पर। इसका सेकंड थॉट क्या है इस क्वेश्चन का,
सेकंड थॉट है कि आफ्टर स्टेप 1 प्रीडिपोजिशन सोर्स इज डिस्कनेक्टेड एंड सैंपल इज सब्जेक्टेड टू ड्राइव इन एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड if the final surface concentration is to be maintained at 5 into 10 power 19 मतलब कुछ टाइम के लिए ड्राइव इन किया गया, उस टाइम पर सरफेस का कॉन्सेंट्रेशन 5 into 10 power 19 पाया गया, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ ड्राइव इन। तो सरफेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है इन ड्राइव इन में nx, t क्या होता है q अपॉन अंडर रूट पाई dt e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dt। तो एट सरफेस x equal to 0 that is q upon under root pi dt and it is given at the surface concentration it is given how much it is given 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के डेटा रखने पड़ेंगे इसमें सारे 5 into 10 power 19 it is given okay put 5 into 10 power 19 मतलब कुछ टाइम के बाद जब ड्राइव इन किया गया उस टाइम के बाद ड्राइव इन किया गया कुछ टाइम के लिए उस टी टाइम के बाद आपको इतना मिला सरफेस कॉन्सेंट्रेशन 5 into 10 power 9 टी निकालना है आपको टी कितने टाइम के लिए किया गया तो क्यू कितना था डोज क्या डोज चेंज होगा क्या डोज तो चेंज नहीं होगा चाहे आप टेम्परेचर चेंज कर दो कुछ भी कर दो है ना क्योंकि डोज आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता टाइम पर डिपेंड करता प्री डोपेशन जितने टाइम के लिए किया वही आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा ड्राइव इन के केस में ओके सो 82.92 into 10 power 14 तो अंडर रूट पाई dt इक्वल टू q अपॉन व्हाट इज q 82.92 into 10 to the power of 14 divided by 5 into 10 power 90 ओके सो यहां से आप निकाल दोगे t इक्वल टू 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर कर दिया मैंने इसका कुछ स्क्वायर आ रहा होगा आपका आप निकालना चाहो ओके सॉल्व कर लो t इक्वल टू जो आ जाए वो फाइनल माना जाएगा ये जो भी आ रहा हो उसका अंडर रूट कर दूंगा मैं लो यहां पर जो d होगा वो t कितना रखूंगा मैं क्योंकि ड्राइव इन कितने के लिए किया जा रहा है ड्राइव इन कितने टेम्परेचर पर किया जा रहा है 1200 पर तो यहाँ पर डी कौन सा होगा 1200 वाला 2.5 10 पावर माइनस 12 ध्यान रखना 2.5 into 10 पावर माइनस 12 ये पुट करना है तब टी निकालो तो टी कितना आ गया टी इक्वल टू आएगा आपका 58.36 मिनट 3501.6 आना चाहिए सेकंड में ये डी तुमने गलत तो रख दिया 3501 ओके सेकंड या इसी को हम मिनट में कन्वर्ट करें 58.36 मिनट टाइम के बाद इतना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो इससे ये समझ में आ गया कि ड्राइव इन कितने टाइम के लिए किया जाए मान लो आपको चाहिए कि सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन इतना हो जाए वेल नॉन कैलकुलेशन से अपने पास डोपिंग के लिए ओके नाउ थर्ड पॉइंट क्या है if the original substrate has doping of 10 power 15 what is the junction depth after drive in junction depth कितना होगा तो ड्राइव इन के बाद जंक्शन डेप्थ देखते हैं सो जंक्शन डेप्थ आफ्टर ड्राइव इन जंक्शन डेप्थ पर क्या हो रहा होगा nx t की वैल्यू q अपॉन अंडर रूट पाई dt e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स जे स्क्वायर अपॉन 4 dt इक्वल टू क्या हो जाएगा डोपिंग बैकग्राउंड डोपिंग कितनी है ओरिजिनल सबस्ट्रेट की डोपिंग के बराबर 10 पावर 15 के बराबर हो जाएगा ये q अपॉन अंडर रूट पाई dt हमने निकाला ये कौन होगा q अपॉन अंडर रूट पाई dt ये वाला ही तो होगा ये निकाला था अपन ने q अपॉन अंडर रूट पाई dt चलो सॉल्व कर देते हैं ओके तो ये आ जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स जे स्क्वायर अपॉन 4 dt प्लस कर दूं मैं इक्वल टू क्या आ जाएगा डिवाइड में q इक्वल टू कितना है टोटल डोज चेंज नहीं होता कभी 82.92 into 10 पावर 14 डिवाइड बाय 10 पावर
15 अंडर रूट पाई डी टी, पाई डी, डी कितना है, ड्राइव इन वाला डी, ड्राइव इन हो रहा है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 2.5 10⁻⁻12, और टी कितने टाइम के लिए हो रहा है ड्राइव इन, ये लिया है टाइम, ये सेकेंड 3501.77 इतने टाइम के लिए हुआ है। यहां से कैलकुलेट करो एक्स जे, यहां पर डी वही रखना है 1200 वाला आपको, ओके। सो एक्स जे यहां से आ जाएगा आई थिंक 6.1549, सही से बताना कितने कितने लोगों के तोते उड़ गए हैं, कितने लोगों के तोते उड़ गए हैं। कितने लोगों के तोते उड़ गए, उड़ गए तो तेरे और तेरे उड़ गए तो तेरे वाला गाना। ओहो जियो फाइबर वाले ने क्या बोला, देखो जियो फाइबर का मैसेज आया, देखो जियो का, कांग्रेचुलेशन वी आर अपग्रेडिंग योर इंटरनेट जियो फाइबर प्लान विद अनलिमिटेड इंटरनेट एट अ स्पीड ऑफ 300 Mbps, अभी 250 Mbps का है, कितनी खुशी की बात है टीम जियो, 5 सितंबर की खुशी में। हाँ किताब भी आ गई है ना, जियो फाइबर का भी कुछ अच्छा मिल गया, ओके। आखिरी दिन में मेरा वो भी यूज हो गया, समझ रहे हो, आखिरी दिन में, अरे यार तुम समझ नहीं, बाकी सब गायब कम हो गए, मुझे लगता है बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है, हैं तो बोलो क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं रहे हो, 2 4 6 बच्चे बैठे हुए हैं, यार तुम, अब आप पीएचडी करो, प्रेजेंट है, ठीक है, चलो यहां तक हो गए। अब देखो हमने डोपिंग पढ़ा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ओके, डोपिंग बाय डिफ्यूजन प्रोसेस हमने पढ़ लिया ये। अब हम चलते हैं किस पर, डोपिंग के दूसरे मेथड पर, दैट इज कॉल्ड आयन इम्प्लांटेशन, ओके, आयन इम्प्लांटेशन। तो इसके डिसएडवांटेज थे हमें पता है, ये हमने पढ़ लिया था डिसएडवांटेज, आज ही तो पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। अच्छा अब चलते हैं हम आयन इम्प्लांटेशन, क्यों पढ़ना है हमें आयन इम्प्लांटेशन, आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस, ओके, सिलेबस में है इसलिए पढ़ना है, ओके। कौन सी क्लास है, डाउट क्लियरिंग सेशन है ये, डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो कल कल कौन सी क्लास है मेरी, कल पहली क्लास कौन सी है मेरी, कल पहली क्लास सीमोस की है, ओ हो, मैं सोच रहा था कल एक और क्लास है, मैं बहुत स्पीड कम थी मेरी। आयन इम्प्लांटेशन, ये भैया ये मैं जबरदस्ती न्यूमेरिकल करा दिए, मैं सोचा कल लौट टाइम है, कल डायरेक्ट सीमोस है ना पहली क्लास, यस और नो, अरे यार मैंने तो ये गड़बड़ कर दी होती, ओके चलो बुट्टा पर तुमने बताया नहीं। आयन इम्प्लांटेशन, अब देखो आयन इम्प्लांटेशन का पर्पस क्या होगा, इसके थ्रू हमें वेरी डीप एंड वेरी सैलो जंक्शन आर पॉसिबल। अब इसके थ्रू क्या होगा बेटा, देखने ध्यान से, इसमें एक एपरेटस होता है, उसके बारे में बताता हूं डायरेक्टली क्या करता है वो। मान लो हमारी एक सबस्ट्रेट है, समझना बेटा ध्यान से, ये सबस्ट्रेट है, इस पर मेरे को डोपिंग करनी, इमेजिनेशन बनाना, इमेजिनेशन, आप अपनी एक दीवार की तरफ देखो अपने घर में, आपकी दीवार की डिस्टेंस जो होगी आपसे कुछ होगी, आप समझो कि एक इक्विपमेंट रखा है आपसे लेकर आपकी दीवार तक, दीवार आपकी जो है ना वो सबस्ट्रेट है, और आप क्या हो, आयंस को जनरेट करने वाले एक चैम्बर हो। आयंस जनरेट हुआ, हमें डोपिंग में क्या करना होता है,
कि मान लो एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट में मान लो हमें पेंटावैलेंट एटम ऐड करना है, तो अगर मैं आयंस ऐड कर दूं और उस आयंस को किसी भी तरीके से बाद में न्यूट्रलाइज कर दूं, तो मेरा पेंटावैलेंट एटम मिल जाएगा। पेंटावैलेंट एटम क्या होता है? आयंस एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब वो पेंटावैलेंट एटम होता है जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं उसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो आयंस दिखता है। तो मैं करूंगा कि जो मेरे फॉस्फोरस एटम है पहले उनके आयंस क्रिएट करूंगा, क्योंकि आयंस जो होते हैं उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्टिकल हो वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करा सकते हैं उसे। अगर कोई न्यूट्रल चीज है, न्यूट्रल चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जो न्यूट्रल चीज है। तो जो चार्ज वाली चीज है तो वो क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करेगी। तो पहले तो हमने आयंस जनरेट कर लिए। अब सपोज इमेजिन करो कि आपके सामने एक वॉल है, दीवार है, उस दीवार पर आपको डोपिंग करनी है, वो भी ऐसी डोपिंग करनी है कि उस पर के लिख जाए, के फॉर कामेश, के लिख जाए आपका, के ऐसे करके के। मैं डोपिंग प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा, डोपिंग शेप की बात कर रहा हूं। ये डोपिंग के शेप की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे। आप चाहते हो ऐसा के लिख जाए, ओके? तो आप कैसे करोगे? आयंस को आपने जनरेट किया, आप सीआरटी को याद करो, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब को। उसमें क्या होता था? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। सपोज आपके आयंस जनरेट किया आपने, आयंस जनरेटर ने आयंस जनरेट किए, तो आयंस को हम मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना? वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं आयंस को, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आयंस को डिफ्लेक्ट कर सकता हूं। तो आयंस जनरेट हुए, आयंस जा रहे हैं। आप इमेजिन करो आपके थ्रू और आपके दीवार तक देखो, आपने जनरेट किए आयंस और दीवार की तरफ जा रहे हैं। दीवार और आपके बीच में आपके एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगी है जो आयंस को हॉरिजॉन्टली मूव करा सकते हैं और वर्टिकली मूव करा सकते हैं। अब चाहते हो कि भैया आयंस जाएं और के बना दें, ऐसा करके के वाली डोपिंग बना लें। मान लो पी सबस्ट्रेट है सब जगह, ये आपकी पी सबस्ट्रेट है, सपोज पी सबस्ट्रेट है, और यहां पर आपको एन टाइप की डोपिंग करनी है, इस टाइप की, इस टाइप से, मतलब बाकी सब रीजन पी रह जाए, ये पी रह जाए, बीच बीच में एक के शेप का एन टाइप बन जाए आपका, ओके? मैं डोपिंग प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा। डोपिंग प्रोफाइल का मतलब होता है डोपिंग डेप्थ के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ये ऊपर का सरफेस देख रहा हूं, फ्रंट व्यू देख रहा हूं मैं दीवार का, दीवार के अंदर जब घुसेंगे आयंस, वो कैसे घुस रहे होंगे वो बाद में देखेंगे हम। तो आप जैसे आयंस आए, आपको डोपिंग बनानी थी के, तो कैसे करोगे? आयंस को पहले वर्टिकली मूव कराओगे, वर्टिकल डिप्लेट करोगे, आयंस जाएंगे। कैसे आएंगे आयंस? आयंस आपके जा रहे हैं हाई एनर्जी के साथ। हाई एनर्जी कैसे प्रोवाइड किया आपने? एक्सीलरेट किया आयंस को। आयंस को एक्सीलरेट करना संभव है, यस और नो? एक्सीलरेट हो रहे हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट उनको मूव करा सकती है। मैंने वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का यूज किया, मैंने वोल्टेज लगाया उनको ऐसे करके, हाई वोल्टेज लगाया, वर्टिकल मूव कराया, आयंस गए सामने दीवार पर, हाई एनर्जी के आयंस है, सबस्ट्रेट के अंदर घुस गए ऐसे करके, ठीक है? अब मैंने उनको 45 डिग्री एंगल पर मूव करा दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के थ्रू। अब आयंस जा रहे हैं 45 डिग्री एंगल पर, और मैं उसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूं आयंस की। अब ऐसे कर दिया मैंने, आयंस जा रहे हैं आपकी दीवार तक पहुंचे, फिर ऐसे कर दिया, बन गया आपका के, आपकी डोपिंग बने। मीनिंग इज दैट यू कैन कंट्रोल द पाथ ऑफ द आयंस, और उसके थ्रू आप डोपिंग अचीव कर सकते हो। तो अगर मैं इन सारी चीजों की बात करूं कि ऐसे करके डोपिंग बनानी है, तो मुझे समझ में आ गया कि आयन इम्प्लांटेशन का जो पूरा सेटअप होता होगा, उसके इक्विपमेंट में कौन कौन चीजें होती होंगी। तो उसके इक्विपमेंट में ये चीजें होती हैं आपकी, उसके इक्विपमेंट में ये चीज होंगी। क्या क्या चीजें होंगी उसके इक्विपमेंट में? ये चीजें होंगी क्या? आयंस को जनरेटर, आयंस को जनरेट करने वाला होगा। आयंस कैसे जनरेट करते हैं? आयंस को जनरेट करने के लिए आप एटम्स के ऊपर, जो फास्फोरस के एटम्स हैं उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दो और किसी एटम्स वगैरह की, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। लेकिन जो आयंस जनरेटर चैम्बर होता है वो बहुत हाई एनर्जी पर मेंटेन रहता है। तो जब वो चैम्बर से एटम टकराएंगे तो चैम्बर के जो एलिमेंट है, चैम्बर मान लो बना हुआ है आपका किसी का एल्यूमिनियम का, एग्जांपल के लिए, है ना, किसी भी स्टील मजबूत चीज का बना हुआ है, तो उसके एटम भी आ जाएंगे कुछ ना कुछ फॉस्फोरस एटम के साथ। मान लो ये चैम्बर है, समझो बात को, यहाँ पर फॉस्फोरस रखे हुए थे बहुत सारे,
अभी घटेंगे। आपने क्या किया, बम्बार्डमेंट कर दिया एटम्स का, जिससे फॉस्फोरस क्या बन गए, पॉजिटिव आयन बन गए। लेकिन ये चैम्बर के अंदर मान लो जिस चैम्बर जिस मटेरियल का बना हुआ है उसके एटम भी तो आके यहाँ पर पहुंच गए होंगे, कुछ ना कुछ चैम्बर के एटम भी पहुंच गए यहाँ पर। अब ये आपके जा रहे हैं दीवार की तरफ मूव कर रहे हैं, तो चैम्बर वाले एटम भी तो पहुंच जाएंगे सबस्ट्रेट तक आपके। सबस्ट्रेट यहाँ कहीं रखी हुई है आपकी, जिस जहां पर मेरे को डोपिंग करना है। तो मीनिंग इज दैट मैं भी बनाऊंगा वो, तो आयंस जनरेट तो हो गए, हमें आयंस को सिलेक्ट भी करना है। हम चाहते हैं कि वही आयन सिलेक्ट हो जिसकी हमें डोपिंग करनी है। तो सेकंड होगा आयन सिलेक्शन चैम्बर, आयन सिलेक्शन चैम्बर। फिर होगा आपका एसिलरेटर, जो आयंस को एसिलरेट करे। फिर होंगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स। एंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बाद आपका होगा डिफ्लेक्शन प्लेट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, एंड लास्ट में होगा सबस्ट्रेट जिस पर हमें डोपिंग करनी है, दीवार, सबस्ट्रेट होल्डर, एंड उसी में होगी करंट मेजरिंग मैकेनिज्म, मेजरिंग मैकेनिज्म। ओके, करंट मेजरिंग मैकेनिज्म, ये आपका होने वाला है एपरेटस। तो अब मैं देखो बना देता हूं यहां पर रफली कैसा होगा इक्विपमेंट। करंट मेजरिंग मैकेनिज्म क्यों है मैं बताऊंगा आपको। ये आपकी मान लो ये चैम्बर है, ये आयंस की गैस है, ऐसे बना देता हूं रफली, आयंस गैस। ओके, डोपेंट की गैस है आपकी, जैसे फास्फोरस, बोरॉन, आर्सेनिक, उनकी गैस है। इसको आप क्या दोगे, अब इसको कन्वर्ट करोगे आप किस में, आयंस जनरेटर में। आयंस जनरेटर होगा तो आयंस को जनरेट करेगा, किसके आयंस जनरेट करेगा, इस डोपेंट गैस के, जो आपके फास्फोरस आर्सेनिक उनके आयंस बन गए। अब आयंस को आप मूव करा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस फील्ड में। अब इसके बाद जो चैम्बर होगा, इसके बाद जो चैम्बर होगा, वो चैम्बर होगा क्या, कैसे बना रहा हूं मैं, आयन सिलेक्शन चैम्बर। कि आयंस सिलेक्ट कर ले हम पर्टिकुलर आयंस को, आयंस सिलेक्शन चैम्बर। आयन सिलेक्ट हो गए, फास्फोरस फास्फोरस जो हमें चाहिए थे, या बोरोन बोरोन वो मिल गए हमें। अब इसको क्या करेंगे हम, एसिलरेट कराएंगे। ओके, एसिलरेटर, ये आपका हो गया एसिलरेटर। रे एसिलरेट करेगा, उन्हें हाई एनर्जी से आएंगे, एसिलरेट करेगा। अब ये जा रहे हैं आपके, मान लो सपोज ऐसे बना देता हूं मैं, अब ये आयंस जा रहे हैं, एसिलरेटर के बाद ऐसा कोई ट्यूब लगा हुआ है, उसके थ्रू यहां से आयंस जा रहे हैं, और यहां पर आपका रखा हुआ है सबस्ट्रेट होल्डर। ये सबस्ट्रेट को गोल बना देता हूं, गोल थोड़ा थ्री डायमेंशनल बन जाएगा। ये सबस्ट्रेट रखी हुई है आपकी। ओके, ये सबस्ट्रेट। ओके, और सबस्ट्रेट का ये लास्ट वाला टर्मिनल जो होगा वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा तुम्हारा। देखते हैं क्यों। अब यहां से जा रहे हैं आपके ये आयंस, अब ये आयंस जा रहे हैं आपके, ये आपके एटम्स नहीं है, ये आयंस है, मान लो फास्फोरस के आयंस, ये मूव कर रहे हैं आपके, जा रहे हैं एसिलेट होके। यहां पर प्लेट लगी हुई है, ये मान लो आपकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, और ये सपोज आपकी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, सीआरओ की तरह। ये मान लो मैंने बोल दी वर्टिकली इनको मूव करा सकती हैं। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। अब आयंस जाएंगे, यहां पर आयंस पहुंच गए। अब बेटा मुझे ये बताओ, ये जो आयंस पहुंच गए, क्या इसको डोपिंग बोलते हैं क्या? पी टाइप में मान लो एन टाइप की डोपिंग करना है, पॉजिटिव आयन पहुंच जाए, डोपिंग हो गई क्या? क्या ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है? क्या ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है?
डोप्ड सिस्टम कोई भी हो, वो तो हम एटम ऐड करते हैं ना, उसको डोपिंग बोलते हैं। फास्फोरस एटम को ऐड करूं सिलिकॉन में, उसको डोपिंग बोलते हैं। सर आपने तो आयंस पहुंचा दिए, इसीलिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ग्राउंड रखा हुआ है। ग्राउंड क्या करेगा, अगर यहाँ पर दो पॉजिटिव आयंस आए हैं तो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पर क्या जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल हो जाएगा, फास्फोरस एटम की तरह बिहेव करेगा, डोपिंग हो गई। तो आप अगर ये फाइंड आउट कर लें कि ग्राउंड ने कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, तो आप मेजर कर सकते हैं कि कितनी डोपिंग हुई है। सो यू कैन प्रिसाइजली कंट्रोल द डोज, यू कैन प्रिसाइजली कंट्रोल द डोज, यू कैन प्रिसाइजली कंट्रोल द डोपिंग। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि आपको पता है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन आपने सप्लाई किए। दिस इज कॉल्ड एंड स्टेशन। इस पूरे को मैं बोल दूंगा एंड स्टेशन, सबस्ट्रेट होल्डर, ओके, एंड करंट मेजरिंग मैकेनिज्म। तो अब इसके एडवांटेज क्या होंगे वो देखता हूं मैं। तो आयंस बहुत हाई एनर्जी के होते हैं, हमें इसके लिए कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, लो टेम्परेचर प्रोसेस है, लो टेम्परेचर प्रोसेस। जबकि डिफ्यूजन में हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत थी, लो टेम्परेचर पे हो जाएगी बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, लो टेम्परेचर पे हो जाएगी, अच्छी बात है, बट आयंस को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो मटेरियल के अंदर जाएंगे। सो आयंस बहुत हाई एनर्जी से जा रहे होते हैं और मटेरियल के अंदर घुस जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, ये चल रहा होता है। तो एडवांटेज क्या होंगे इसके, एडवांटेज ऑफ आयन इम्प्लांटेशन ओवर ओवर किसके कंपेरिजन में, डिफ्यूजन। पहला, लो टेम्परेचर प्रोसेस, लो टेम्परेचर प्रोसेस मतलब लो टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है आपको। लो तो है नहीं, कोई बोल देगा सब 500 केल्विन पर हो रही है क्या, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है क्या, नहीं, रूम टेम्परेचर पर। सेकंड, वेरी क्लीन प्रोसेस है, वेरी क्लीन प्रोसेस बिकॉज डन इन हाई वैक्यूम। अब फिर से समस्या आ गई जिंदगी में, VACCUM करेक्ट है कि VSCWM, ओके, डन इन हाई वैक्यूम, ओके, सही है कि नहीं है, VSCWM, ओके, सही थी, VSCWM वैक्यूम, ओके, चलो, डन इन हाई वैक्यूम। तीसरा, तीसरा पॉइंट होता है इसमें, ओके, तीसरा पॉइंट होता है वेरी क्लीन प्रोसेस हो गई। अब देखो, आयंस बहुत हाई एनर्जी के हैं ना, आयंस जनरेटर, ओके, एक्सीलरेटर आयंस जनरेट हुए, एक्सीलरेटर टू गिव हाई एनर्जी टू आयंस, आयंस को हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आयंस हाई एनर्जी जा रहे हैं, सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट का मतलब क्या था डिफ्यूजन में, कि कोई भी डोपिंग आपकी सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज्यादा नहीं थी। डिफ्यूजन में क्या थी, मैक्सिमम डोपिंग इज लिमिटेड बाय सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट। वो डिसएडवांटेज भी ले सकते थे आप उसमें डिफ्यूजन में, कि मैक्सिमम डोपिंग कितनी होती थी, एन नॉट के बराबर, उससे ज्यादा डोपिंग आपको कहीं नहीं मिल रही थी। यस और नो यार, बोला करो, एन नॉट से ज्यादा डोपिंग मिल पा रही थी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस थी, नेचुरल प्रोसेस थी, उसमें जितना आपका वो घुल सकता है दूसरे मटेरियल में उतना ही घुलेगा, एंड नॉट। अब बात आती है, या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था, इसके केस में क्या है, तो हाई एनर्जी से आयंस आ रहे हैं, जबरदस्ती घुस जाएंगे उसके अंदर, जबरदस्ती बोलेंगे सिलिकॉन तू चाहे या ना चाहे, हम हाई एनर्जी आयंस हैं, तेरी तेरे सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट वाली कुछ भी हो हमारे साथ, लेकिन अब हम बहुत फोर्स एंटर कर रहे हैं तेरे अंदर, तो दैट्स बाय सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट से कोई इफेक्ट इतना नहीं पड़ने वाला फॉर हैवी डोपिंग। सो वी कैन अचीव एनी वैल्यू ऑफ डोपिंग बिकॉज हैवी डोपिंग इज नॉट लिमिटेड बाय सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट, क्योंकि ये तो फोर्स प्रोसेस है, हाई एनर्जी प्रोसेस है, आयंस जाएंगे, दर घुस जाएंगे उसके अंदर सिलिकॉन की बिना इजाजत के। मीनिंग इज क्या है, वेरी हाई डोपिंग इज, हाई डोपिंग, heavy doping is not, heavy doping is possible, heavy doping is not
limited by, heavy doping is not limited by solid solubility limit. फोर्थ नंबर, दो उसमें हमारे पास मैथमेटिक्स था कि कितना डोज हुआ, कितना टाइम करें, लेकिन फिर भी प्रिसाइज कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि वो एक रैंडम प्रोसेस है. ओके, प्रिसाइज डोज कंट्रोल नहीं होगा. इसमें प्रिसाइज डोज कंट्रोल होगा बिकॉज एंड स्टेशन पर जितनी करंट है ना, उस करंट को मेजर करते रहे हम समझ में आएगा अच्छा इतने फॉस्फोरस एटम आ गए इसके अंदर, आयंस पहुंच गए क्योंकि इसने इतने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए. तो बाय मेजरिंग द करंट एट द एंड स्टेशन, जितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे उसके हिसाब से हम करंट मेजर कर सकते हैं. तो करंट मेजर करके हम बता सकते हैं कि डोज कितना हुआ है. so, प्रिसाइज डोज कंट्रोल, प्रिसाइज डोज कंट्रोल बाय मॉनिटरिंग करंट एट एंड स्टेशन. एंड स्टेशन पर करंट को मेजर करते रहो तो आपको पता चल जाएगा प्रिसाइज डोज कंट्रोल. ओके, नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी. इज गुड. इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्मिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी. जैसे मान लो डोपिंग करना है आपको एक पर्टिकुलर टाइप की डोपिंग प्रोफाइल, ओके, या यूनिफॉर्म भी करना है आपको, तो यूनिफॉर्म भी अचीव कर सकते हो, लगभग यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब एक समान सरफेस पर, ठीक है. तो आपका क्या है कि जैसे मान लो डोपिंग किया आपने किस पर, फॉस्फोरस पर, फॉस्फोरस की डोपिंग किस, एक सिलिकॉन सरफेस पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू. तो जरूरी नहीं है कि इस पूरे सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो. आपने बोल दिया कि सरफेस कॉन्सेंट्रेशन एन नॉट है, लेकिन वो लेटरल में भी आप देखोगे, चेक करोगे ना, तो चेंज हो रहा होगा. आपको लग रहा है कि सरफेस पर एन नॉट है, लेकिन यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, क्योंकि वो एक रैंडम नेचुरल प्रोसेस है. आपको नहीं पता कि कहाँ पर कितनी डोपिंग होने वाली है. लेकिन इसके केस में अगर आयंस आ रहे हैं, उनकी एनर्जी आपने फिक्स कर दी है, पूरे सरफेस पर सेम ही कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका. डेप्थ के साथ चेंज होगा, नो डाउट, डेप्थ के साथ डोपिंग चेंज होगा, लेकिन सरफेस पर डोपिंग का चेंज नहीं हो रहा होगा. तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्मिटी. एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेम एक्सपेरिमेंट को आप बार बार करो, सेम रिजल्ट दे, यूनिफॉर्मिटी बोलेंगे, क्योंकि इसमें प्रिसाइज कंट्रोल है आपके पास, प्रिसाइज कैलकुलेशन है आपके पास, परफेक्ट. तो आप क्या कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो सेम एक्सपेरिमेंट को बार बार. मतलब आज मैंने पीएन जंक्शन बनाया, जो उसकी प्रॉपर्टी आज है, ऐसे ही मैं कल दोबारा बनाऊं, फैब्रिकेट करूं, सेम प्रॉपर्टी का बना सकता हूं. मतलब मैचिंग ज्यादा हो सकती है दो डिवाइसेस की अगर मैं इसके थ्रू बनाऊं तो. सो यूनिफॉर्मिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज गुड कंपेयर टू दैट. कंपेरिजन में बोल रहे हैं हम ये चीज. 6 नंबर क्या होगा इसका, ओके, हाँ सॉल्युबिलिटी है, ओके, हैवी डोपिंग कर सकते हैं. हाँ, वेरी डीप एंड शैलो जंक्शन इज पॉसिबल. वेरी डीप एंड शैलो जंक्शन इज पॉसिबल. कैसे पॉसिबल है वेरी डीप एंड शैलो जंक्शन? मान लो आपको शैलो जंक्शन बनाना है, शैलो जंक्शन बनाना है आपको, समझना बेटा बात को, कई बच्चे तो भाग गए हैं. शैलो जंक्शन बनाना है और डीप बनाना है, पता नहीं क्या कर रहे हैं. रिया चक्रवर्ती देख रहे होंगे उधर, वो पी सबस्ट्रेट, ओके. कई लोग दुआ कर रहे होंगे उसको जेल ना मिले, तो बोल रहे हैं कितनी बढ़िया लड़की है ना, इसको सजा ना मिले, भगवान वो ना फंसे, उसने ना किया. ओके, तो ऐसे प्रार्थना कर रहे होंगे. वो लड़का कहाँ है जो उसका फैन है? अभी आंचल क्या था नाम था उसका, क्रश था उसका, जो भी है. चलो, अब मान लो तेरे को क्या बनाना है. अरे फ्रॉड तो सभी होते हैं. चलो कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ. ये एन टाइप है, ये एन टाइप सबस्ट्रेट. अब ये जंक्शन डीप जंक्शन हो गया, इसको बोलेंगे डीप जंक्शन, पर वो पकड़ी गई. यस, ये आपका हो गया शैलो जंक्शन, डीप जंक्शन और शैलो जंक्शन. अब शैलो जंक्शन कैसे बन रहा होगा? शैलो जंक्शन बनाने के लिए क्या करोगे, जो आयंस डाल रहे होगे आप यहां से, ये आयंस डाल रहे होगे आप यहां से आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस के थ्रू, ओके. उस आयंस की एनर्जी क्या रखो आप, कम. आयंस की एनर्जी कम होगी तो कम दूरी तक जाएंगे, आयंस की एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा अंदर चीरते हुए चले जाएंगे. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? आयंस की एनर्जी अगर मैं ज्यादा रखूंगा
तो ये बहुत डीप जाएंगे, अंदर तक जाएंगे, आयंस की एनर्जी कम रखूंगा। सो इसको बोलेंगे हम, सैलो जंक्शन बनाना है तो लो एनर्जी आयन इम्प्लांटेशन करोगे आप। और यहां पर अगर डीप जंक्शन चाहिए तो एनर्जी बढ़ा दो आयंस की, हाई एनर्जी आयन इम्प्लांटेशन, हाई एनर्जी आयन इम्प्लांटेशन करोगे आप। कोई दिक्कत किसी को, तकलीफ जिंदगी में? मौत को तो लोग यूं ही बदनाम कर रहे हैं आजकल, तकलीफ तो जिंदगी दे रही है। ऐसा नो, चलो अब ये तो आपके किसकी वो कर दी आपने बढ़ाई, डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज है इसका, डिसएडवांटेज है हाई वैक्यूम रिक्वायरमेंट है, इसलिए वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट हो जाएगा इसका, very costly equipment, okay, because high vacuum is required, okay. Second, ions damages semiconductor पाकिस्तानी बना पाए, ये सही था। Ions damages semiconductor lattice and all the damages cannot be recovered by annealing process। annealing नहीं, annealing। एनीलिंग क्या होती है? हाई टेम्परेचर पर रखो तो उसके बाद उसको कूल डाउन कर दो, किसी चीज को हाई टेम्परेचर पे लेके आओ, कूल डाउन कर दो, तो आप कई डैमेजेस को आप रिकवर कर लेते हो। तो आयंस जब आ रहे हैं, हाई एनर्जी के आयंस सेमीकंडक्टर टकरा रहे हैं, तो वो एटम को डिसलोकेट करेंगे, एटम की पोजीशन को, सिलिकॉन जहां पर है उस सिलिकॉन को रिलोकेट करेंगे वो, तो वो भी तो डैमेज है, वो डिफेक्ट है ना, उसको रिकवर करने के लिए एनीलिंग करते हैं और सारे डैमेज आपके रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ओके। चलो, तो ये चीजें बताई मैंने, बाकी आप अब क्या करें, मैं 22 मिनट बचे हुए हैं, गहराई में गया इसमें तो फिर मैं फोटोलिथोग्राफी के बारे में नहीं बता पाऊंगा। चलो इसके बारे में गहराई वगैरह में अपन क्या पढ़ लेंगे, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हैं ना अपन। अरे सुन, समझ रहे हो बात सबके सब? एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से होने वाला है ना ये पूरा का पूरा, इट इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके, ये मत सोचना। जस्ट एक रिकैप हो गया ये, ओके। चलो तो अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा आगे कुछ चीजों की, फोटोलिथोग्राफी की बात कर लेता हूँ, डिटेल डिस्कशन यहाँ पर नोट कर देता हूँ, जिससे कोई बच्चा पढ़ेगा तो समझ में तो आ जाए। डिटेल्ड डिस्कशन will be there in advanced electronics subject. I will teach that subject at the rate of Unacademy. ये पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ना उनके लिए, ये बोलेंगे सर तो फैल गए, सर ने तो बहुत कम बताया। लिथोग्राफी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोग्राफी? लिथोग्राफी का मतलब क्या हुआ? लिथोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग पैटर्न ऑन सिलिकॉन सबस्ट्रेट। सर ये डेफिनेशन का मतलब क्या, मजा नहीं आया। आपने क्या किया था लिथोग्राफी में, पूरा एक एग्जांपल पढ़ाया था मैंने, उस पर एक पैटर्न बना रहे थे ना सिलिकॉन के ऊपर, कि जिससे हम जब डोपिंग करें तो डोपिंग उसी रीजन में हो जो हमने पैटर्न डिजाइन किया उसके हिसाब से। तो हमने ऑक्साइड की रीजन बनाई थी, उसका फोटोरेसिस्ट की कोटिंग की, मास्क बनाया, लाइट डाली, फिर डेवलपिंग सोल्यूशन में डाला, फिर एचिंग किया और फिर उसका पैटर्न बन गया। यही तो सारी प्रोसेस थी लिथोग्राफी। तो लिथोग्राफी वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम
पैटर्न डिजाइन कर लेते हैं सिलिकॉन के सरफेस के ऊपर, सो दैट हम जब डोपिंग करें तो डोपिंग हम उसी पैटर्न के हिसाब से हो पाए। जैसे कि n+n+ यहाँ चाहिए, बीच में कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर यहाँ भी नहीं चाहिए कुछ, यहाँ भी नहीं चाहिए कुछ। आर यू गेटिंग इट? मीनिंग इज दैट लिथोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ lithography is a technique of transferring pattern on silicon substrate। सिलिकॉन सबस्ट्रेट पर पैटर्न को ट्रांसफर करने की जो कला है वो लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी के टाइप की बात करूं तो लिथोग्राफी होगी आपकी फोटोलिथोग्राफी, एक्स लिथोग्राफी, ई बीम लिथोग्राफी, आयन बीम। ठीक है, फोटोलिथोग्राफी क्या मतलब है? फोटोलिथोग्राफी का आप खुद बताओगे। जब हम फोटोन यूज करें, यूवी और विजुअल, है ना, तो फोटोलिथोग्राफी होगा। एक्सरे को यूज करें एज अ सोर्स, एक्सरे लिथोग्राफी। इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज करें, ई बीम, ई बीम लिथोग्राफी मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज किया। और आयन बीम लिथोग्राफी, आयन बीम लिथोग्राफी। सो एक्सरे लिथोग्राफी में क्या होता है आपका, आप यूवी एंड विजुअल रेडिएशंस का यूज करते हैं। यूवी एंड विजुअल, एक्सरे में आप एक्सरे रेडिएशंस का यूज करते हैं। ई बीम में इलेक्ट्रॉन की बीम, बीम मतलब इलेक्ट्रॉन आप जनरेट करते हो। ओके, टंगस्टन फिलामेंट वगैरह को हीट करके इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए आपके, है ना, या फील्ड एमिशन करते हो आप, फील्ड एमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट कर देते हो और फिर इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, आप उसके थ्रू आप पैटर्न भी डिजाइन कर सकते हैं। और आयन बीम में आयन यूज करते हैं एटम्स का, है ना। ये लिथोग्राफी के वो हैं। ओके, सो नाउ, हाँ सही कह सकते हैं। सो ये हुआ लिथोग्राफी का। अब लिथोग्राफी में एक सबसे बड़ा जो टर्म है, सबसे इंपोर्टेंट जो पैरामीटर लिथोग्राफी का, दैट इज अ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ऑफ, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन का मतलब होगा, अब बेटा देखो इसको समझाता हूँ, रिजोल्यूशन को अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक टीवी है आपके सामने, 3 टीवियां देख रहे हो, टीवी खरीदने गए आप मार्केट में, 3 टीवियां, क्रिकेट मैच चल रहा है, बॉल बढ़िया एकदम डाल रहा है। कौन डाल रहा है? मैकरा डाल रहा है। मैकरा को नहीं जानते हो, चलो अपना खिलाड़ी ले लेते हैं। अपना खिलाड़ी है बुमराह, बुमराह डाल रहा है भाई साहब, बुमराह डाल रहा है बॉल, बॉल कर रहा है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो टीवी है, ओके, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूं, उसमें जो घास का मैदान है ना, उसमें जो घास का मैदान है ना, ओके, उस घास के मैदान में जब हम फोकस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हमें घास का कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा, बस हरा हरा दिख रहा है, जैसे मेरा बैकग्राउंड पर्दा दिख रहा है ना, वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, दूसरी टीवी है, जब मैंने उस पर वही पिक्चर देखी मैंने, तो घास के तिनके की नोक दिख रही है मुझे, घास के तिनके की नोक दिख रही है मुझे। ओके, घास के तिनके की नोक तक दिख रही है। तीसरी टीवी है जो घास के तिनके की नोक दिख रही है, और उसके साथ साथ जब वो बॉल फेंक रहा है ना, तो बॉल की सीम में जो धागा है ना, तो धागा थोड़ा सा ऊपर खिंच रहा है ना, वो धागे की नोक भी दिख रही है। किसका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा? किसका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा? थर्ड वाले का। मतलब रिजोल्यूशन इस केस में जो होगा कि जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो जो हमें सबसे छोटी से छोटी चीज देख सके हम, तो रिजोल्यूशन ज्यादा है। आर यू गेटिंग इट? सो रिजोल्यूशन मींस minimum creature or minimum size that you can see by your eyes, that is called resolution। तो कोई टीवी का रेजोल्यूशन अच्छा होगा जिसमें हम छोटी छोटी चीज को देख सकें। तो रिजोल्यूशन को चेंज करने के लिए हम चश्मा वश्मा, ये लेंस वेंस की काम करते हैं, वो टीवी में हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये तो रिजोल्यूशन हुआ देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई चीज को हम देख रहे हैं, जितना छोटी छोटी चीज दिख जाए आपकी, है ना, किसी में तो उसे बोलेंगे हाई रिजोल्यूशन। ओके, ठीक है। नाउ बात आती है, अब हम यहाँ पर डिजाइनिंग कर रहे हैं। डिजाइनिंग कैसा कर रहे हैं हम, कि ये मान लो सब सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट पर यहाँ पर हमें n+ बनाना है, समझना बेटा, इतना बड़ा n+, इतना बड़ा n+। मान लो किसी लिथोग्राफी टेक्निक्स के थ्रू हम इतना बड़ा पैटर्न बना पा रहे हैं विद एक्यूरेसी ओनली, दिस इज n+ सोर्स, n+ ड्रेन सपोज,
और ये पी सबस्ट्रेट। ओके, दूसरी लिथोग्राफी टेक्निक है, उसके थ्रू हम इतना छोटा छोटा ही बना पा रहे हैं, इतना छोटा छोटा सोर्स ड्रेन बना पा रहे हैं। तीसरा लिथोग्राफी टेक्निक है, उसके थ्रू इतना छोटा छोटा सोर्स एंड ड्रेन बना पा रहे हैं हम, इतना छोटा छोटा सोर्स एंड ड्रेन। तो बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है, किसका सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन है? एक लिथोग्राफी टेक्निक है जिसमें हम इतना बड़ा बना पा रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, एक में इतना बड़ा, एक में सबसे छोटा बना पा रहे हैं। इसका मतलब रिजोल्यूशन किसका ज्यादा हुआ? सबसे ज्यादा। मतलब मिनिमम फीचर साइज जो हम ड्रॉ कर सके, बना सके जिस लिथोग्राफी टेक्निक्स के थ्रू, उसका रिजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। तो रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? रिजोल्यूशन का मतलब मिनिमम फीचर साइज, एनी मिनिमम फीचर साइज क्या बना सकते हैं, वही आपका क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है। वही क्या होता है आपका? रिजोल्यूशन। मिनिमम फीचर साइज दैट कैन बी ड्रॉन बाय एनी लिथोग्राफी टेक्निक। ओके, तो रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब मिनिमम फीचर साइज, साइज को मैं एल मिनिमम से इतनी छोटी लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मैं इसको रेक्टेंगल को रेक्टेंगल मत देखो, ये लेंथ देखो कितनी छोटी लेंथ बना पा रहा हूं, कितनी छोटी लेंथ बना पा रहा हूं। देखो मतलब एन प्लस सोर्स एंड ड्रेन बहुत छोटू से बना सको आप, क्योंकि आप ये तो कर रहे हो वीएलएसआई में, साइज छोटा करते चले जा रहे हो। तो आप छोटू छोटू एन प्लस बना पाओ तो बोलोगे यार ये लिथोग्राफी टेक्निक बहुत अच्छी है, इसके थ्रू हम इतना छोटा छोटा छेद बना पा रहे हैं SiO2 में, क्योंकि SiO2 को एच करना है आपको, वही तो आपका टास्क है। ओके, तो रिजोल्यूशन तब अच्छा माना जाएगा। तो रिजोल्यूशन अच्छा का मतलब एल मिनिमम जितना कम आएगा उतना रिजोल्यूशन अच्छा होगा। तो फॉर गुड रिजोल्यूशन एल मिनिमम शुड बी स्मॉल। ओके, सो फॉर गुड रिजोल्यूशन हम कैसे बोलेंगे कि रिजोल्यूशन गुड है, अच्छे फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन गुड फॉर्म में मिलने वाला है रिजोल्यूशन। पर गुड रिजोल्यूशन क्या होगा? गुड फॉर्म में है ना, एल मिनिमम क्या होगा आपका? स्मॉल। ओके, सो एल मिनिमम किसके प्रोपोर्शनल होगा लिथोग्राफी टेक्निक में? फीचर साइज। सो एल फीचर साइज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा किसकी? जो आप लिथोग्राफी में मास्क के ऊपर से लाइट डाल रहे थे, ये मास्क था आपका, मास्क डोंट आस्क। ओके, मास्क, ये मास्क था, इस और का आ गए, यहां से आप लाइट डाल रहे थे, ये लाइट सोर्स था आपका, यूवी विजिबल। इसकी वेवलेंथ जितनी स्मॉल होगी उतना छोटा से छोटा साइज बना पाओगे। सर ये कौन सी बात हुई? हाँ बेटा, अब तो मैं एग्जांपल ले जाता हूं देखने के कलाम है। मान लो आपकी आंख किसको देख पाती है? चींटी को देख पाती है। चींटी से छोटी चीज को नहीं देख पाती है। क्यों नहीं देख पाती है? क्योंकि हमारी आंखें रिस्पॉन्ड करती हैं किसको? यूवी एंड विजुअल रेंज में, विजुअल स्पेक्ट्रम, सॉरी विजुअल स्पेक्ट्रम में हमारी आंखें काम करती हैं। तो मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम चींटी को देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? चींटी का जो डायमीटर है ना, साइज है ना, उसकी जो वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ, मान लो उसको मैं निकालूं, कितना साइज आ गया? मान लो माइक्रोमीटर में आ गया। और मान लो हमारी आंखें उसको देख पा रही हैं, तो उसका साइज जो होगा ना वो विजुअल वेवलेंथ की रेंज में आएगा, क्योंकि जो वेवलेंथ की यूनिट भी माइक्रोमीटर में होती है और चींटी का साइज भी हम माइक्रोमीटर में निकाल सकते हैं। तो मान लो हमारी विजुअल रेंज कितनी होती है? 270 से कुछ 700 नैनोमीटर तक मान लो। मतलब क्या हुआ? 270 से 700 नैनोमीटर के बीच में ही चींटी का साइज होगा। 100% देख लेना। अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हैं, जो भी इस चीज दुनिया में देख पा रहे हैं, उसका जो मिनिमम फीचर साइज होगा, मिनिमम साइज, ऐसा मत बोलना कि बड़ा, तुमने बोला टैंक दिख रहा है मुझे इतना बड़ा, इसका साइज तो सर वो नैनोमीटर से ज्यादा है, क्यों दिख रहा है मुझे? उसके मिनिमम डायमेंशन आप देखो, छोटी छोटी चीज की बात करो आप। तो जो छोटी छोटी चीज है आपको, आप आंखों से देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि आपकी वो आंखों की जो वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ है जिसमें आपकी आंख रिस्पॉन्ड करती है, उस वेवलेंथ के रेंज के अंदर है वो छोटा साइज, मिनिमम फीचर साइज। अगर मेरे को चींटी से भी छोटी चीज देखनी होती है, बहुत छोटी चीज, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप, ब्लड सेल्स वगैरह होती हैं आपकी, तो आप ब्लड वगैरह, ब्लड ग्रुप वगैरह निकाल रहे होते हैं, वो लेते हैं, कांच पर लेते हैं। आपने देखा होगा, बायोलॉजी लैब देखी होंगी आपने अपने स्कूल वगैरह में, फिर उस पर वो लगा देते हैं ब्लड का सैंपल, फिर उसको देखते हैं वो उसके हिसाब से। आर यू गेटिंग इट? तो ये क्या चल रहा होता है? हम क्यों कर रहे होते हैं? या हम उससे लेंस से क्यों देखते हैं ऐसे करके? ये क्यों लगाते हैं हम? छोटी से छोटी चीज को और देखने के लिए, और फोकस कर दें हम। मीनिंग इज दैट अगर आपको छोटी से छोटी चीज देखनी है तो वेवलेंथ भी छोटी से छोटी होनी यूज करनी पड़ेगी आपको। जितनी छोटी वेवलेंथ को यूज करोगे, मतलब
अभी आप यूज कर रहे हो मिनिमम 270 नैनोमीटर को, 270 नैनोमीटर को यूज करता हूं मैं अपनी आंखों के थ्रू, तो मैं 270 नैनोमीटर से छोटी चीज नहीं देख सकता। तो अगर मेरे को और छोटी चीज यूज करनी है तो मैं यूज करूंगा माइक्रोस्कोप का। जैसे ही माइक्रोस्कोप से देखता हूं तो माइक्रोस्कोप में, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में यूवी लाइट का यूज कर दिया गया, मान लो यूवी लाइट का यूज कर गया, तो यूवी की वेवलेंथ और कम है, यूवी की वेवलेंथ कम है तो हम और छोटी चीज देख सकते हैं। फिर हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की भी लिमिट हो गई, है ना हिमांशु जी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की भी लिमिट हो गई। फिर हम चले गए किस पर, फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं, पहले उसका वर्जन देखें, एसईएम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को हम वेव की तरह ट्रीट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराया तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो एनर्जी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाते जाते हैं, तो वेवलेंथ कम होती जाती है और हम छोटी से छोटी चीज को देख सकते हैं और हम एटॉमिक लेवल तक देखना स्टार्ट कर गए। आर यू गेटिंग इट? यही आपका FESEM का प्रिंसिपल है, फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत हाई वेलोसिटी से आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, तो हम छोटी से छोटी चीज को उसके थ्रू देख सकते हैं। तो जितनी छोटी चीज देखनी है वेवलेंथ उतनी कम करनी होगी, मतलब जितना छोटा साइज ड्रॉ करना है आपको, छोटा साइज ड्रॉ करना है, जो लाइट आ रही है ना इसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम से कम वेवलेंथ, जितनी कम वेवलेंथ होगी इसकी उतना छोटा सा छोटा आप SiO2 का पार्ट रिमूव कर पाओगे, एच आउट कर पाओगे आप। सो L minimum is proportional to lambda. Next, minimum feature size, this L minimum will also proportional to 1 upon न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ लेंस, मैं बता दूंगा न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ लेंस, ओके। व्हाट्सएप नंबर चाहिए था मेरा, तूने आज ही ज्वाइन किया है, ओके ले। चल ज्वाइन करने के बाद पूछ रहा है मुझसे, चल कोई बात नहीं है, लैम्डा बाई एन ए, ओके। अब देख एल मिनिमम कर लो, लैम्डा बाई एन ए आ गया, सो एल मिनिमम इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया मैंने, के लैम्डा बाई एन ए, तो लैम्डा जितना स्मॉल होगा उतना मिनिमम फीचर साइज स्मॉल होगा। ये लैम्डा इज वेवलेंथ यूज्ड, ओके, फॉर लिथोग्राफी टेक्निक। अच्छा एक्सरे की वेवलेंथ और कम होती है ना, तो रिजोल्यूशन किसका अच्छा होगा, देखो फोटोलिथोग्राफी में यूवी विजुअल लोगे, एक्सरे की वेवलेंथ और कम, इसका रिजोल्यूशन और अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को और कम कर सकते हैं हम, हैवी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन ई बीम का होगा, उससे कम एक्सरे का, उससे कम फोटोलिथोग्राफी का। तो लैम्डा वेवलेंथ यूज्ड फॉर लिथोग्राफी, ओके। एनए क्या है, एनए क्या होगा, न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ लेंस। लेंस यूज कर रहे होते हैं हम ये लाइट को फोकस कराने के लिए, यहां पर हम लेंस वगैरह भी यूज करते हैं बेटा, जो अपन बनाते नहीं है समझाने के लिए, लेंस वगैरह सिस्टम पूरा होता है। लेंस का न्यूमेरिकल एपर्चर कितना है उस पर भी डिपेंड करता है ये मिनिमम फीचर साइज। अब चलते हैं हम फोटो रजिस्ट के बारे में बता दूं थोड़ा। फोटो रजिस्ट, फोटोलिथोग्राफी का मेन पॉइंट, फोटो रजिस्ट। फोटो रजिस्ट इज अ photoresist is a photosensitive okay polymer material, polymer, अब थैंक यू भी नहीं बोला उस बच्चे ने, कहते अंदर ने, ओके। फोटोरेसिस्ट इज अ फोटोसेंसिटिव पॉलीमर मटेरियल, ओके। फोटोसेंसिटिव, लाइट डालेंगे सेंस करेगा लाइट को, कैसे सेंस करेगा, डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट है कि नेगेटिव फोटोरेसिस्ट है। पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट मैं भी नहीं कर पाता कई बार, जो पार्ट एक्सपोज सॉल्यूबल एंड नॉन रिएक्ट, ओके, या हार्ड बोल सकते हो, तो एक्सपोज पार्ट बिकम सॉल्यूबल इन डेवलपिंग सॉल्यूशन, सॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, हट जाएगा। अनएक्सपोज पार्ट रिमेन नॉन रिएक्टिव टू डेवलपिंग सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट। नेगेटिव फोटोरेसिस्ट कैसे याद रखोगे,
नेगेटिव फोटोरेसिस्ट का एग्जांपल है दुर्योधन, जिस पार्ट पर लाइट पड़ा था वो हार्ड हो गया था, मतलब नॉन सॉल्यूबल हो गया था। एक्सपोज्ड पार्ट बिकम नॉन सॉल्यूबल एंड अनएक्सपोज्ड पार्ट सॉल्यूशन। तो ये इस टाइप का पॉलीमर होगा जिसमें ऐसा होता होगा कि वो जो मटेरियल है वो डेवलपिंग सॉल्यूशन में क्या नहीं करता है, आपका डिसॉल्व नहीं होता। ओके, चलो इसको एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपन बाद में। फॉर ओके, नॉट फॉर कॉमन एमिटर community commission BJT, according to me it is also valid for common base configuration. Yes, early effect is valid for all configuration, common emitter, common base, common collector, तीनों में आता है early effect. Are you getting it? configuration से कोई उसका वो नहीं है। so common emitter को हम ज्यादा यूज करते हैं इसलिए बुक्स में वो दिखा दिया जाता है। so early effect is occurs in common emitter mode, common base mode, common collector mode, तीनों मोड में होता है। और इसका सिग्निफिकेंस है आउटपुट रेजिस्टेंस से, स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स से इसका सिग्निफिकेंस है। ओके, स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है आपका। और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? यही डाउट था और कोई डाउट था? और भी कुछ डाउट था इसका लड़के का? ओके, चलो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।